चलिए सर, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। कल एक क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, वो निकाल लेंगे। हो गया पूरा? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? कैंडिडेट को पेपर जरा दिखा दीजिए। कंप्लीट कर लिया ना आप लोगों ने? फर्स्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताएं क्या है? 904800। ये सबका आ गया था आंसर? तो इशू तो नहीं इसमें डिस्कस करने वाला? स्टेटमेंट बनाने की जरूरत तो नहीं है? जर्नल स्टूडेंट्स ने कर ली? देन इसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी गिवन थी 1500 यूनिट्स, उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़नी थी पॉइंट नंबर 5 में। उसकी कैंडिडेट वर्किंग एक बहुत तरह करवाई थे। 5 मेथड से वर्किंग करनी थी, इसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी एक छोटी सी वर्किंग बनाना टेबल सा, तो आपने बनाया होगा होपफुली। जो लिखा है वो दिखा एक सेकंड। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 1350। अमाउंट इसकी बन गई थी 221400। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस की इंफॉर्मेशन थी पॉइंट नंबर 2 में 5200 यूनिट्स की सबको पता? 904800 का नाम क्या है? तो इस कॉस्ट को इंकर करके 5200 यूनिट्स बने, ठीक है। फिर देन इस वर्किंग का मकसद ये कि क्लोजिंग यूनिट्स माइनस करके जरा सोल्ड यूनिट्स का पता चल जाए। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 1500, आपके पास सोल्ड यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे 5050। ये सोल्ड यूनिट्स पर कैलकुलेट करने की रीजन ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो यूनिट सेल हुए हैं वो कहाँ से सेल हो गए हैं, और देयरफॉर जो यूनिट्स रिमेनिंग रह गए हैं वो फिर कहाँ से पड़े हैं, और जिस जगह से फिर वो यूनिट्स बचे हैं उस जगह से फिर हम पर यूनिट निकालें। तो सबसे पहले वो सोल्ड यूनिट्स अगर आ जाए तो उसको फिर देखना कैसे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले कौन से बिके होंगे? तो फिर 5050 5050 यूनिट्स बिके, तो 1350 यूनिट्स बिक गए होंगे। बस ये डिसीजन लेना था आपने। बाकी जो एक्स्ट्रा वो कहाँ से बिके होंगे? तो प्रोडक्शन से कैलकुलेटर को बाहर कर लेते हैं। 5050 माइनस 1350 3700 कहाँ से बिके होंगे? तो 5200 में से माइनस करेंगे तो वही 1500 यूनिट्स रहते हैं। तो जो क्लोजिंग यूनिट्स है कहाँ से बचे? असल में ऐसे भी हो सकता है, जरा एक सेकंड, जरा अगर डाटा थोड़ा सा बदला जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लोजिंग यूनिट्स जो है वो 6000 है, तो पहले तो जरा ये भी देखें लॉजिकली पॉसिबल भी है। 1350 यूनिट्स पहले थे, 5200 यूनिट्स और बने, प्लस करें जरा दोनों। रुकिए अगले सर, क्या हो गया सर? सर प्लस करना है सर, सर सर वही आना है लेकिन प्लस करते हैं। 6550 यूनिट्स अवेलेबल हो गए हैं। अगर मैं कहूँ कि 6000 यूनिट्स बचे हैं तो फिर सिर्फ कितने बिके होंगे? और अगर 550 यूनिट्स बिके होंगे तो फिर ये सिर्फ कहाँ से बिके होंगे? तो इन अदर वर्ड्स फिर ओपनिंग से भी कुछ यूनिट स्टॉक में पड़े होंगे। तो इन दैट केस फिर ओपनिंग यूनिट से भी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो यूनिट्स बचे ओपनिंग स्टॉक में से। तो ये ऐसा कोई रट्टा नहीं है कि जो यूनिट सोल्ड है ओपनिंग वाले सारे बिक गए होंगे और प्रोडक्शन से स्टॉक बचा होगा। द पर्पज ऑफ दिस वर्किंग इज कि पता चले कहाँ से
और कहाँ से यूनिट सेल हो गए और देयरफॉर कहाँ से यूनिट्स इन हैंड बच गए। बहरहाल जो कल हमने क्वेश्चन किया था क्लास में और ये जो क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो रहा है, इन दोनों केसेस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं वापस आ जाऊँ, 1500 यूनिट्स अनसोल्ड रह जाने की वजह से 5050 यूनिट सेल हुए होंगे और देयरफॉर ओपनिंग यूनिट सेल हो जाने की वजह से हमारे जो स्टॉक के यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन में से बचे होंगे। बात समझ आ रही प्लीज? तो देयरफॉर वर्किंग कैसे की आप लोगों ने स्टॉक के यूनिट्स की? 9048 लिया आपने, तो ओपनिंग लेने की जरूरत ही क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उसमें से यूनिट्स रिमेनिंग बचे ही नहीं। तो जहां से फिर यूनिट्स बचे अकॉर्डिंग टू FIFO मेथड, वहां से फिर आप वर्किंग करें पर यूनिट निकाल दें। डिवाइड पर बता दो, पर यूनिट आंसर बता दो, 1740 पर यूनिट। अब ये क्योंकि रेट राउंड अप हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं है, राउंडेड ही है। फाइनल स्टेप बता दो, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1740 per unit is equal to 2610 000। तो वर्किंग आई होप आपने कर ली होगी, मैंने दोबारा आपके सामने बस एक दो चीजें एक्सप्लेन करनी थी। देन इस फिगर को यूज करना 2610 और फाइनली फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर बता दो 8652 000। पर देख लें अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो पहले इसी को रिजॉल्व कर लें। कोई कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और है, कोशिश जरूर किया करें सर ताकि खुद से भी प्रैक्टिस हो सके। एनी कंफ्यूजन सर? चले फिर रजिस्टर का एक नया पेज निकाल, उससे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो नहीं कोई क्वेश्चन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्लो है वैसे, इस क्लास के कुछ ज्यादा ही खास तौर पर। बुक्स लेनी है आप लोगों को? बुक्स का भी लेने का एक आध दिन में जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान हो जाएगा आपको, मतलब एक आध दिन में डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा। इस वीकेंड तक कोशिश करें बुक अवेलेबल हो आपके पास। अच्छा जस्ट एक मिनट भेज दीजिए। ये ठीक है बड़े चलो अवेलेबल हो जाएगी। चलिए हेडिंग लिखें कॉस्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इस वक्त बुक्स की जरूरत नहीं, नोट्स बुक्स साइट पर रखें, रजिस्टर करो तो थोड़ा सा लिख के करना। कॉस्ट क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से डिस्कशन जारी है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो कॉस्ट सिंकर होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन जरा पढ़नी है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन जी सर जी काइंडली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जरा मेरी तरफ देख के जरा सुना दें मेन हेडिंग से साथ। direct material price and direct labor prime cost and cost of manufacturing overhead that करेंगे तो और भी बात मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। नहीं बच्चा ने डिफरेंट ऑप्शंस चूज किए, मैं सब कुछ बता दूं। जी सर आपने यकीनन जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन इसमें असल में चीजें तीन मेन याद रखने होंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है, बाकी ठीक है उसकी अपनी वर्किंग, लेकिन पहली मेन फिगर इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फिर डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट भी कैलकुलेशन करना, प्राइम कॉस्ट भी कोई अलग से कॉस्ट नहीं है,
उन्हीं दो फिगर्स का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर का प्लस करके आंसर। तो मेन कॉस्ट था नंबर 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑब्वियसली फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग कॉस्ट ऐड लेस हो रहे हैं, लेकिन कॉस्ट कंपोनेंट्स तीन ही हैं, डायरेक्ट मटेरियल जिसे रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी हो जाती है, इन अदर वर्ड्स पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो व्हाट आर थ्री मेन कंपोनेंट्स? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑब्वियसली जब स्टेटमेंट बना रहे हो तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, प्राइम कॉस्ट भी लिखेंगे, फिर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी लिखेंगे, लेकिन थ्री मेन कॉस्ट कंपोनेंट्स हर वक्त जहन में रहने चाहिए। अब ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, इसमें कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ डायरेक्टली वेरी करती हैं। इन अदर वर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के लेवल को बढ़ा लेने से बढ़ जाती है, और अगर यूनिट्स का लेवल कम हो जाए तो कम भी हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल अगर यूज हो रहा है तो कम यूनिट्स बनाएंगे तो कम रॉ मटेरियल यूज होगा, अगर ज्यादा बनाएंगे तो ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिर कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो फिक्स कॉस्ट कहलाती हैं, जिनका एक्टिविटी लेवल से फॉर एग्जांपल कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स अज्यूम कोई फैक्ट्री का रेंट है, अगर फैक्ट्री का कोई रेंट है तो वो नॉर्मली पर मंथ या पर एनम होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप ज्यादा यूनिट्स बनाएं कम यूनिट्स बनाएं, वो स्पेस की बेस पे होता है। तो ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिर कुछ होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या जिसे सेमी फिक्स भी कह सकते हैं। मींस कॉस्ट का एक ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ फिक्स पोर्शन है और कुछ वेरिएबल पोर्शन है। मसलन कभी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें ना जो घरों में आता है, तो उसमें एक मीटर रेंट भी होता है। अगर कभी इत्तेफाकन, बल्कि अगर वो नहीं देखा तो पोस्ट पेड मोबाइल, आप वो ठीक है टीवी फीस भी होती है ऐसे, वो फिक्स ही होती है, शायद 100 रुपीज होगी नहीं, लेकिन उस डेप्थ में जाने के लिए अगर पोस्ट पेड या प्री पेड मोबाइल की तरफ आ जाए, मोबाइल का जरा ज्यादा आइडिया होगा। ये जो पोस्ट पेड मोबाइल होता है इसमें एक लाइन रेंट होता है और वो हर मंथ फिक्स होता है। बाकी उसमें अगर आप कॉल ज्यादा करेंगे तो कॉल के चार्जेस भी होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का बिल आया और उसमें 2,000 फिक्स है, तो अगले महीने फिर 2,000 ही एज इट इज रहेगा। लेकिन क्या नंबर ऑफ कॉल्स के चेंज होने से, कम ज्यादा होने से बिल पे फर्क पड़ेगा? लेकिन किस पोर्शन पे सिर्फ पड़ेगा? जो उसका वेरिएबल पोर्शन है। तो अगर किसी एक ही कॉस्ट में फिक्स्ड एलिमेंट भी हो और वेरिएबल एलिमेंट भी हो तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल भी कह सकते हैं, सेमी फिक्स भी, और फिर मिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो मिक्स कॉस्ट मींस पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल अगर कॉस्ट है तो उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो मैंने जो तीन हेडिंग्स बोली कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसी को जरा थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना है स्टडी में, मैं जरा थोड़ा थोड़ा लिख के करता हूं। फर्स्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इस जो आज कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की तरह डिस्कशन करनी है। तो फर्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। डिफाइन कर लो इसे। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which varies with, बल्कि which directly varies with activity level. Varies means changes with activity level. Definitely explain करने की जरूरत है, और लेकिन अगर इनिशियल डिस्कशन में जब भी मैं एक्टिविटी लेवल वर्ड यूज करूं तो ब्रैकेट में लिखें आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को एक्टिविटी लेवल क्या? तो एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाए, डायरेक्टली चेंज हो जाए। अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ा, ये
डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप सुना है? एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से अगर बढ़ जाए और कम होने से, एक्टिविटी लेवल के कम होने से कम हो जाए, ऐसी कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मसलन फॉर एग्जांपल इज प्राइम एग्जांपल इज, अच्छा अपने ज़हन में वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर रखनी है। सबसे प्राइम एग्जांपल यू कैन राइट फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब जो हमने एक फैक्ट्रीज की से रिलेटेड एक एग्जांपल पिछले कुछ दिनों से डिस्कस करना शुरू की हुई है। अगर फॉर एग्जांपल क्लॉथ से शर्ट्स बन रही हो तो उसको जरा अगर वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से समझना चाहें तो एक सेकंड बोर्ड पर पहले देखिएगा मैं क्या एग्जांपल लिखा हूं। लेट्स अज्यूम जो आप एक शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वन शर्ट रिक्वायर्स 3 मीटर्स क्लॉथ। मतलब जिस स्पेसिफिकेशन की आप शर्ट बना रहे हैं, सपोज उस तरह की एक शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर्स क्लॉथ रिक्वायर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल आप 100 शर्ट्स बनाए तो बताएं फिर कितना क्लॉथ मीटर्स में कंज्यूम होगा? सिंपली क्या करेंगे, 100 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 meters per shirt is equal to 300 meters। सही किया मैं? कितनी शर्ट्स प्लीज? 100 शर्ट्स। हर शर्ट को कितना चाहिए? 3 meters और इज इक्वल टू कितने मीटर्स रिक्वायर्ड है? तो ऑब्वियसली फिर आपको 300 मीटर्स क्लॉथ खरीदने के लिए कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। अगर आपने 1000 शर्ट्स बनानी है, अगर 1000 शर्ट्स बनानी है सर, तो क्या पर शर्ट चेंज हो जाएगा? क्या पर शर्ट सेम रहेगा? अब डिफरेंट शर्ट्स के अगर टाइप्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वगैरह तो बहस है। लेकिन अगर इसी तरह की 1000 शर्ट्स बनते हैं तो पर शर्ट 3 मीटर्स ही रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ टोटल मीटर्स कितने हो जाएंगे? 3000 मीटर्स हो जाएंगे। फिर अकॉर्डिंगली आपको 3000 मीटर्स का क्लॉथ कंज्यूम करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल कंज्यूम 3000 मीटर्स की बेस पे आएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5000 शर्ट्स बनानी है तो क्या पर मीटर चेंज होता रहेगा? सॉरी, पर शर्ट चेंज हो जाएगा? प्लीज प्लीज, हर शर्ट को क्या 3 मीटर ही रहेंगे? तो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से, आप एक्टिविटी लेवल यहाँ क्या है, शर्ट नंबर ऑफ शर्ट्स के बढ़ने से क्या पर शर्ट रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है? पर शर्ट कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? तो 5000 इंटू 3 मीटर्स, अब कितने मीटर्स हो जाएंगे? 15000 मीटर्स। तो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से, एक्टिविटी लेवल के सॉरी बढ़ने से 1000 से 5000 तक आते आते क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बढ़ रहा है? सही बढ़ रहा है सर? तो इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट? क्या ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है? अगर आप कम शर्ट्स कर लें फॉर एग्जांपल तो फिर अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल कम यूज होगा। लेट्स अज्यूम अगर आप प्लास्टिक से चेयर्स बना रहे हैं और एवरी चेयर ऑफ प्लास्टिक, सपोज एवरी चेयर रिक्वायर्स हाफ kgs ऑफ प्लास्टिक, लाख चेयर्स बनाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ kg हो गया, अकॉर्डिंगली 50,000 kgs का प्लास्टिक यूज होगा। अगर 10,000 चेयर्स बनाएंगे तो मल्टीप्लाइड हाफ kg इज इक्वल टू 5,000 हो जाएगा। छोटी छोटी वर्किंग्स कर लेंगे कुछ। तो कोई भी अगर रॉ मटेरियल है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट इसलिए होगी क्योंकि एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बढ़ जाएगा, ज्यादा कंज्यूम होगा, और अगर एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। एग्जांपल समझ आ गई? प्लीज लिख लो जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा बात समझ आएगी?
कल कहीं गए थे आप? कहाँ आए थे, कहाँ चल नहीं, सही सही, मैं समझ गया। आई होप लेकिन आप भी समझ गए आपने क्या कहा। ये नोट हो गया सर? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर पे आता है। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? वेजेस किसे कहते हैं? असल में वेजेस या डायरेक्ट लेबर मीन वो सैलरी है जो हम उन एम्प्लॉयज को दे रहे हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, मतलब डायरेक्ट लेबर हम वर्ड बोल तो देते हैं लेकिन इसका मीनिंग क्या है? बात सैलरी की हो रही है, लेकिन किन एम्प्लॉयज की सैलरी की? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में involved है। तो क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये फिक्स होगी या वेरिएबल? अब ये बेटा डिपेंड कर रहा है, अगर एम्प्लॉयज को आपने मंथली बेसिस पे सैलरी देनी या वीकली बेसिस पे सैलरी देनी और उनका इस चीज से कोई लिंक नहीं है कि कितनी शर्ट्स या कितने यूनिट्स को बनाएंगे, तो अगर तो प्रोडक्शन के साथ उनकी सैलरी लिंक नहीं है, पीरियड की सैलरी देनी है वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो फिर तो ये फिक्स कॉस्ट हो गई। मसला अगर आपने 15,000 रुपीज पर मंथ देना और इररिस्पेक्टिव के कितने यूनिट्स एक एम्प्लॉय बना रहा है, तो देन ये 15,000 पर मंथ क्या कहलाएगा? फिक्स है। लेकिन अगर आप ये एम्प्लॉयज की पेमेंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स करें या नंबर ऑफ आवर्स करें, नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय जितने आवर्स काम करेगा, अगर उसके आवर्स के हिसाब से पेमेंट हो रही है, तो अगर कोई ज्यादा आवर्स काम करेगा उसके ज्यादा आवर्स के पैसे हो जाएंगे। अगर कोई शर्ट्स के बेस पे यूनिट्स की बेस पे ज्यादा यूनिट्स बनाएगा ज्यादा सैलरी हो जाएगी, कम यूनिट्स बनाएगा तो कम भी हो सकती है। तो ये फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी। लेकिन बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर जो है, अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो तो ये नॉर्मली वेरिएबल इसलिए कंसिडर होती है कि या तो ये पर आवर बेसिस पे होती है या नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे। लेकिन बहरहाल अगर हमें पता चल जाए कि जो डायरेक्ट लेबर है वो भी मंथली बेसिस पे है, तो इवन देन फिर हम उसे क्या क्लासिफाई कर लेंगे? फिर फिक्स क्लासिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर पता ना हो तो काइंडली फिर क्या करेंगे? आम हालात में ये पर आवर या पर यूनिट की बेस पे होती है, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब इसकी भी जरा एक एग्जांपल, अगर ये वेरिएबल है तो सुनना, आप ये जरा लिखने हेडिंग जरा डायरेक्ट लेबर। मैंने जो कहा सबको समझ आया? पता है मैंने क्या कहा? डायरेक्ट लेबर फिक्स होती है, वेरिएबल डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? अगर मंथली बेसिस पे है तो फिक्स है, अगर यूनिट्स या आवर्स की बेस पे है वेरिएबल है, और अगर हमें नहीं पता तो नॉर्मल अजम्पशन इसके वेरिएबल। तो मैं वेरिएबल के एंगल से एक एग्जांपल करवाने लगा। जी सर जी, वो बोनस प्लान क्या होता है, वो टाइम भी होता है और प्रोविडेंट फंड भी होता है। इंशाल्लाह आपसे पूछता जाऊंगा, वर्किंग करते रहेंगे। आने दें सर जी, मौका तो दें, चांस दें। ये भी हो सकता है कि मंथली फिक्स हो और साथ साथ नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे भी कोई कमीशन हो, तो गेम इज ऑन सर। चांस तो दें, आज मैं आई इसलिए सर। पास बुक आने आज शुरू करें ऐसा सर। डायरेक्ट लेबर सर, लेट्स अज्यूम इस एग्जांपल में, ये शर्ट्स वाली एग्जांपल, स्टिचिंग कॉस्ट ऑफ स्टिचिंग कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज, एक लाइन लिखना पड़ेगा, 200 रुपीज 200। लेट्स अज्यूम हम नंबर ऑफ शर्ट्स की बेस पे एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय अगर एक शर्ट स्टिच करेगा तो सपोज हम उसे कितने पैसे देंगे? 200 रुपीज। समझ आ गई? तो अब अगर 100 शर्ट्स बने, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 200, व्हाट इज 200, व्हाट इज 200? कॉस्ट पर शर्ट, स्टिचिंग कॉस्ट पर शर्ट।
ऐसे ही है, 1 शर्ट है, तो अगर 100 शर्ट्स बने तो लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ? कैसे कैसे? 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपीज पर शर्ट इज इक्वल टू 20,000। कैलकुलेटर अलाउड है वैसे प्लीज, वैसे मतलब अगर नहीं हो रहा तो करना। 100 शर्ट्स अगर बनेंगी और 1 शर्ट हैज अ स्टिचिंग कॉस्ट ऑफ 200 रुपीज, तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी 20,000 रुपीज। एनी कंफ्यूजन? अगर 500 शर्ट्स हो गए तो मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मतलब ये वाली चीज है ना, इसको भी जरा फाइनल करना है। क्या स्टिचिंग कॉस्ट पर शर्ट सेम रहेगी? लेकिन मल्टीप्लाइड बाय अगर 500 होगा, वही 200 अगर मल्टीप्लाइड 500 होगा, तो देन इज इक्वल टू, बताइए कर लीजिए, 1 लाख। क्या शर्ट्स मींस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है? अगर 1000 शर्ट्स हो जाए मल्टीप्लाइड बाय 200 पर शर्ट कांस्टेंट जा रहा है जी, 200 पर शर्ट कांस्टेंट जा रहा है, इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। इज इट वेरिएबल कॉस्ट? इज इट वेरिएबल कॉस्ट? देखो रट्टा लगा रहे हैं भैया, ये तो फिक्स है, ये देखें जरा बोर्ड पे देखो, 200 फिक्स ही जा रहा है, और ऊपर देखिए, ऊपर देखो, ऊपर रॉ मटेरियल भी फिक्स ही था, 3 मीटर्स पर शर्ट, 3 मीटर्स पर शर्ट, 3 मीटर्स पर शर्ट, तो ये फिक्स नहीं है। बस हमें वेरिएबल कॉस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो 2 काइंडली याद रखनी है। नंबर 1, इसका जो टोटल होता है, वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है वो तो एक्टिविटी लेवल के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट होता है वो कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द रॉ मटेरियल पर यूनिट? देख के 3 मीटर्स, तो वो 3 मीटर्स पर शर्ट कांस्टेंट है, लेकिन ज्यादा शर्ट्स बनेगी तो ज्यादा मीटर्स, कम शर्ट्स बनेगी तो कम मीटर्स टोटल लगेंगे। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर में जो पर शर्ट कॉस्ट है वो तो फिक्स है, लेकिन एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से जो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो डायरेक्टली इंक्रीज, और अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट की 2 फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है अपने पास, ए बी करके लिखना है, नंबरिंग अदरवाइज 1 2 करके होगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट remains constant, per unit variable cost remains constant, clear है प्लीज सेंटेंस? और सेकेंडली लिखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट increase with, total variable cost increase with the increase in activity level, एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं? फिलहाल के लिए ध्यान में रखना, किसे कहते हैं, किसे रहता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की बात होगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल एंड डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा लिखा था, मतलब वाइस वर्सा लिखने की बजाय मतलब वाइस वर्सा सेंटेंस बना लो, एंड डिक्रीज with the decrease in activity level। एक नजर देख लें जो लिखा, कोई कंफ्यूजन अगर जहन में आती। बाकी डिफरेंस है, बहुत चीजें बहुत सारी हैं, बहुत अच्छा अच्छा उस तरह चलता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है जी प्लीज।
जी सर जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में से हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम को वेरिएबल कॉस्ट कह दिया, और अगर पर यूनिट या पर आवर की बेस पे लेबर कॉस्ट है तो वो भी वेरिएबल होगी। अब एक सेकंड जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ रहा है, क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी कोई वेरिएबल कॉस्ट है? बिफोर वी स्टार्ट जरा कंधे के एग्जांपल्स पहले रिवाइज करना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स में एग्जांपल्स क्या क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, यूटिलिटी बिल्स है, आगे आगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, वगैरह वगैरह। अब आए जरा सोचो बीच में कोई वेरिएबल है? यूटिलिटीज बड़ा ठीक है, नॉर्मली वेरिएबल है, लेकिन उसमें ना एक थोड़ा सा जो भी मैंने आपसे कहा था, एक फिक्स्ड एलिमेंट भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कोई फिक्स्ड एलिमेंट भी होते हैं जिसकी वजह से वो सेमी वेरिएबल ज्यादा बेहतर है। अगर तो फॉर एग्जांपल सिर्फ यूनिट्स का ही बिल है, और डेफिनेटली अगर आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा हो जाएगा, और अगर यूनिट्स कम कंज्यूम करेंगे तो होपफुली कम भी हो जाएगा। तो अगर तो सिर्फ यूनिट्स का बिल देखें तो वो तो वेरिएबल है, लेकिन उस बिल में कुछ मीटर एंड या कुछ फीस, टेलीविजन फीस टाइप आप कह रहे थे, वो फिक्स एलिमेंट्स भी होते हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि उसे सेमी वेरिएबल ही कंसिडर किया जाए। फ्यूल चार्जेस जरा सोचें, अगर जनरेटर है, फ्यूल उसमें यूज हो रहा है जनरेटर को चलाने में, तो शायद ज्यादा जनरेटर आप चलाएंगे तो अकॉर्डिंगली ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, कम जनरेटर चलेगा तो कम भी होगा। तो मीन्स से फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी तौर पे अपने दो एग्जांपल्स हमेशा वेरिएबल कॉस्ट की याद रखनी है, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है, पहले जरा बीच में फिक्स भी लें, फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकंड लिखें, वेरिएबल समझ आ गए? चलिए इसी के बेस पे फिक्स है, और ये कोई इस तरह की कोई डेफिनेशंस नहीं है कि जो हमने स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई डेफिनेशंस बनानी है, हमने बस अपनी अंडरस्टैंडिंग का डेवलप करनी है। तो हेडिंग लिखें फिक्स कॉस्ट, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? हाँ जी, तो जिसे ऊपर लिखा था, इट इज अ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट वी डू नॉट वेरी विद एक्टिविटी लेवल। Fixed cost is a cost which do not vary with the activity level, do not change with activity level. एक्टिविटी लेवल अगर चेंज हो भी जाए और आपकी जो कॉस्ट है अगर चेंज नहीं हो रही, तो देन इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल सर जी लिख लेते हैं, दो तीन लिख लेते हैं। जी सर, सबसे पहले आगे रेंट। रेंट नॉर्मली है वो आपकी स्पेस के मुताबिक होता है, तो स्पेस अगर ज्यादा है उससे तो वेरी करेगा, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करेगा। रेंट पर मंथ फिक्स रहेगा, आप यूनिट्स कम बनाए ज्यादा बनाए उसके साथ उसका लिंक नहीं होता। इसी तरह सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, ये परमानेंट एम्प्लॉइज कैसे कर रहा हूँ? नहीं नहीं एडमन नहीं कह रहा मैं, मेरा सारा फोकस है फैक्ट्री पे। फैक्ट्री में वो एम्प्लॉइज जिन्हें पर मंथ पैसे दे, मतलब हाँ कोई भी, पता कोई भी प्रोडक्शन हॉल में भी अगर कोई होगा, मेरा इस वक्त सारा फोकस फैक्ट्री में ही है। फैक्ट्री में अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसे पर मंथ बेसिस पे, पर वीक बेसिस पे फिक्स पैसे जा रहे हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, वो मैंने कहा है कि नॉर्मली डायरेक्ट लेबर में परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं होते, लेकिन अगर हैं तो वो भी परमानेंट एम्प्लॉइज होने की वजह से फिर फिक्स कॉस्ट है। आम हालात में अगर हमें नहीं पता तो डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होगी, लेकिन अगर हमें बता दिया जाए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉइज ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम मंथली बेसिस पे पैसे दे रहे हैं। तो कहीं भी परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर फिक्स पैसे दे रहे हैं आप, प्रोडक्शन के साथ उनकी सैलरी लिंक्ड नहीं है, तो वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन इस वक्त बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। बाकी डेफिनेटली अगर हेड ऑफिस में कोई एम्प्लॉइज है जिन्हें हम परमानेंट बेसिस पैसे दे रहे हैं, वो हेड ऑफिस की फिक्स कॉस्ट ऑब्वियस की बात वही। ठीक है, तो सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज जी एक मतलब, देन इसके बाद फिर एक इंश्योरेंस भी होती है। इंश्योरेंस भी प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं होती। इंश्योरेंस कॉस्ट जो होती है ये एसेट्स की वैल्यू के साथ लिंक होती है। ठीक है, तो उसका इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाए कम बनाए, इंश्योरेंस भी एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज
नहीं होती। उसके बाद फिर लिख लें डेप्रिसिएशन, लेकिन जरा लिखते हुए जरा डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा सोच लें, क्या डेप्रिसिएशन वैसे चेंज भी होती है? लेकिन वो जो चेंज होती है ना उसको भी जरा अगर हम 1 मिनट के लिए जरा ठंडे दिल से जरा सोच लें तो वो चेंज होती भी क्यों नहीं। पहले सब जो मेथड्स हैं, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड ध्यान में लाना। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है, वो तो इशू नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है, चेंज होती है, लेकिन प्लीज ठंडे दिल से जरा सोचें, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से नहीं होती, वो डब्ल्यूडीवी कम होने से। तो ठीक है, इंशाल्लाह उसकी बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो फिक्स और वेरिएबल की क्लासिफिकेशन है वो एक्टिविटी लेवल के साथ। तो क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन इसलिए चेंज हो जाती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कम ज्यादा हो जाते हैं? वो तो पहले साल कॉस्ट रेट मल्टीप्लाई होता है और नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स उसी से मल्टीप्लाई होता है। क्या मैं जज्बाती तो नहीं रहा ये ज़्यूम करके कि हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पता है? पहले साल 80 से मल्टीप्लाई होता है सर, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कम हो जाती है। डब्ल्यूडीवी कम होने की वजह से अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कम होती है, वो एक्टिविटी लेवल की वजह से कम नहीं होती। नंबर 3 सम ऑफ डिजिट्स है क्वेश्चन में, उसमें भी चेंज होती है, लेकिन एक्टिविटी लेवल पे उसमें भी कोई काम नहीं, वो डिजिट चेंज होने से होती है। हाँ, जो अगर आखिरी दो जहन में आ जाए, मशीन आर मेथड या यूनिट्स मेथड, वो वेरिएबल है, वो अगर कम यूनिट्स बनेंगे या कम आवर्स अगर आपकी मशीन चली है फिर चेंज होगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हमें ना पता हो तो वी ऑलवेज अज्यूम स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी रिड्यूसिंग वगैरह की मैंने बात की है, वो इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर हमें नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा होगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं डेप्रिसिएशन को फिक्स कर रहा हूँ। क्या हमेशा डेप्रिसिएशन इज फिक्स? लेकिन किस केस में कैन बी फिक्स? तो अगर हमें नहीं पता तो मेथड अज्यूम करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो जनरली स्पीकिंग डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके ओके सर, कोई और सही मिला एक्सेप्टर? अगर डेप्रिसिएशन आवर्स की बेस पे है या यूनिट्स की बेस पे, फिर कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? फिर वेरिएबल होता है। एक्टिविटी लेवल कम ज्यादा होने से अगर किसी कॉस्ट में चेंज आ रहा है फिर वेरिएबल है, अदरवाइज अगर एक्टिविटी लेवल के साथ उसका लिंक नहीं है तो फिर वो फिक्स कॉस्ट। डन। लेकिन अब इसको जरा उसी तरह दो हिस्सों में कैटेगराइज करें जिस तरह ऊपर हमने वेरिएबल कॉस्ट को किया, इसमें भी जरा एक ए लिखें। क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल कांस्टेंट रहेगा? फिक्स कॉस्ट की जो टोटल अमाउंट है क्या वो सेम रहेगी सर? देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, ये रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे आप में से बहुत से हजरात रेंटेड हॉस्टल्स वगैरह में रहते होंगे, तो क्या रेंट फिक्स कॉस्ट है? क्या रेंट फिक्स कॉस्ट है सर? लेकिन जब आप लाहौर आए थे और आज जब है तो क्या सेम ही रेंट जा रहा है? तो ये जो हम लिख रहे हैं ना इस वक्त assumptions, ये है नॉर्मल सिचुएशन। इन चीजों के एक्सेप्शंस मौजूद है। मसलन जरा एम वापस आए जरा वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट में जो ए लिखा मैंने वो लिखा मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कॉस्ट, ऐसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा सर। अब इसकी एग्जांपल्स में जरा और पीछे जाए जरा ऊपर, ये जो एक मीटर क्लॉथ होगा शर्ट के लिए, क्या अपर इस करें उस मीटर क्लॉथ की प्राइस, उस एक मीटर क्लॉथ की प्राइस है सपोज 200 रुपीज, तो क्या वो 200 रुपए पर मीटर हमेशा सेम रहेगा? अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं हो तो वी अज्यूम के पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं तो देन हम अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन अगर ना हो तो वी अज्यूम के पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। और सिमिलरली नीचे का लिख रहे हैं, आ जाए जरा फिक्स कॉस्ट में, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है अगर हमें इंफॉर्मेशन ना मिले। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल 10% हर साल इंक्रीज है या 15% इंक्रीज है, तो फिर हम अपनी वर्किंग करते हुए अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन को कंसिडर करके ही वर्किंग करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या जहन में रहना चाहिए कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट
और फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम है। मेरी बात प्लीज समझ आ गई? तो मैं किन सर्कमस्टांसेस में ये बात कर रहा हूँ? नॉर्मल बाय डिफॉल्ट सिचुएशन। अगर चेंज आ गई तो फिर अकॉर्डिंगली होती है। एनी कंफ्यूजन में वर्ड्स? डी लिख लें। अब बी के लिए दो लाइनें रखते हैं। पहले पहले दो लाइनों में लिखना क्या, उसको पहले नीचे एक एग्जांपल से समझना, फिर इन दो लाइनों को पूरा करें। बल्कि पहले मेरे ख्याल एग्जांपल देख ही लें, आप छोड़ दे लिखना। लेट्स अज्यूम आपका ईयर है 2020। इस 2020 वाले ईयर में आपकी फैक्ट्री का रेंट पर एनम था 1,50,000। व्हाट इज 1,50,000? आई एम अज्यूमिंग सपोज रेंट पर एनम। आपने इस 2020 वाले ईयर में सपोज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। 1,50,000 is rent per annum, and suppose 10,000 units are produced in this first year. Therefore, the answer एक आपने find out करना आसान है वैसे, या कैलकुलेट करना। What will be the rent cost per unit? 15 rupees per unit. Any confusion? Let's assume next year आया 2021। Suppose हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, therefore रेंट का 1,50,000 कांस्टेंट रहा। सही कह रहा हूं? लेकिन सपोज हमें कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर 1,50,000 रेंट तो था, लेकिन हमारा एक्टिविटी लेवल 10,000 यूनिट्स की बजाय 20,000 यूनिट्स हो गया। इन अदर वर्ड सेकेंड ईयर में हमने कितने यूनिट्स बना लिए? सभी कितने बना लिए सर? व्हाट विल बी द रेंट कॉस्ट पर यूनिट इन सेकेंड ईयर? 7.5। क्या कांस्टेंट रहा प्लीज? नहीं टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रही, लेकिन मैंने एक्टिविटी लेवल चेंज किया है। और एक्टिविटी लेवल मैंने कैसे चेंज किया? क्या मैं इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? एक्टिविटी लेवल मींस यूनिट्स 10,000 की बजाय अगर मैंने 20,000 किए हैं तो पर यूनिट पे क्या इफेक्ट हुआ है? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई। क्या एक्टिविटी लेवल बढ़ा है? सही बढ़ा है सर, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पर यूनिट रिड्यूस। एक और ईयर देखा, लेट्स से नेक्स्ट ईयर 2022। सपोज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, टोटल फिक्स कॉस्ट, लेकिन इस साल आप सिर्फ 5,000 यूनिट्स बना सके। 20,000 की बजाय सपोज 5,000 यूनिट्स। मैं एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? अब मैंने एक्टिविटी लेवल कम किया है, क्या आंसर आ रहा है? 30 पर यूनिट। एक्टिविटी लेवल बढ़ाने से क्या हुआ था? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो रही थी। और एक्टिविटी लेवल कम करने से क्या हुआ है? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। क्या एक्टिविटी लेवल का और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का आपस में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है सर? कौन सा हो रहा है सर? एक्टिविटी लेवल बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, और वाइस वर्सा बोला था। एक्टिविटी लेवल कम होने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। यहां तक लिख लें, फिर इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ये पहली दो लाइन छोड़नी थी अपने बी के लिए, वहां पे सेंटेंस एक बना लेंगे। नोट करके जरा बताइए प्लीज।
चलिए सेंटेंस बनाइए। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज कैसे? इनवर्सली या डायरेक्टली? इनवर्सली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट inversely varies with activity level. Sufficient words. एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ाएंगे, दोबारा देख के जरा आंसर सही बताइएगा। एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ाएंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई है, तो ये कहना चाहिए हो गई है, हो जाएगी। और अगर एक्टिविटी लेवल कम होगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए एक इनवर्स रिलेशनशिप। एनी कंफ्यूजन फाइनली? नंबर 3 लिखें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं। नोट कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने? जी सर। नंबर 3 सेमी वेरिएबल। अब इसको बेटा 3 तरीके से बोला जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स या फिक्स कॉस्ट या सॉरी मिक्स कॉस्ट। इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करना। सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स या मिक्स कॉस्ट मींस is a cost is a cost which is partly fixed, कुछ हिस्सा फिक्स है, and partly variable. 50% फिक्स and 50% वेरिएबल नहीं सर जी, 50-50 नहीं है। कुछ हिस्सा, अब वो 10% हो या 20% हो या 5% हो, कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ वेरिएबल। अगर मिक्स खर्चा है तो जरूरी नहीं है 50-50। is a cost which is a cost which is partly or partially fixed and partly variable. Examples? हाँ जी, एक तो यूटिलिटी बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या गैस का बिल हो, इनमें मीटर रेंट्स भी होते हैं, फिक्स मीटर रेंट्स। तो यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल। देन फिर सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी विद कमीशन, एम्प्लॉइज की सैलरी विद कमीशन, फिक्स्ड सैलरी विद कमीशन। फिक्स वर्ड लगा लीजिएगा, फिक्स सैलरी विद कमीशन। क्या मतलब फिक्स सैलरी विद कमीशन? फॉर एग्जांपल 20,000 पर मंथ फिक्स है, वो मिलना ही है। और साथ सपोज ये डिसाइडेड है कि जितने यूनिट्स बनाएगा उतने यूनिट्स के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल 200 रुपीज भी मिलेंगे, तो 20,000 तो मिलना ही मिलना है। यूनिट्स कम बने ज्यादा मिले, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करेगा। तो कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी है और कुछ वेरिएबल एलिमेंट भी है। तो ऐसी सैलरी फिर क्या हो जाएगी? सैलरी क्या हो जाएगी सर? अगर सिर्फ फिक्स्ड ही है तो फिक्स कॉस्ट है, अगर यूनिट्स के साथ है सिर्फ तो वेरिएबल है, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ हो जाए तो सेमी वेरिएबल एक्सेट्रा करने, बाकी इंशाल्लाह चीजें साथ साथ हो जाएंगी। अब आप फाइनली इस तरह करें, दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक सोच लें। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी
ये बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी या मिक्स कॉस्ट होगी। इसमें रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर शायद वेरिएबल होंगे, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर रेंट शामिल है तो वो फिक्स एग्जांपल है, इंश्योरेंस शामिल है, डेप्रिसिएशन शामिल है, फिर उसमें बिल्स भी शामिल है, तो फ्यूल भी है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स और वेरिएबल इकट्ठा हो जाने की वजह से फाइनली जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिजनेस की होती है वो एंटायरली फिक्स या एंटायरली वेरिएबल नहीं होती, वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल होती है। देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाई सेमी वेरिएबल? उसमें फिक्स कॉस्ट भी है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अ सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये लिखे एक फाइन लाइन। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, बात तो समझ आ गई ना प्लीज? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस is a combination of variable costs and fixed costs. Therefore, it is semi-variable cost. Obviously, इसे semi fixed भी कह सकते हैं और mixed भी कह सकते हैं। Any confusion sir finally? अब आज जितना भी डिस्कस हुआ है एक बार फाइनली दोबारा रिवाइज कर लें। कुछ क्वेश्चन आता है में तो बता। साथ साथ पढ़ा जाए तो कोई इश्यू नहीं है, नई चीजें आती जाएंगी, इंशाल्लाह आप समझते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रॉब्लम तभी आएगी जब क्लासेस मिक्स होंगी, होमवर्क्स नहीं होंगे, तो साथ साथ अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं होगी। तो एक नजर रिवाइज किया कर प्लीज, करना भी। लेबर हायर करना शायद इशू नहीं है, लेबर को पेमेंट कैसे करनी है। अगर एम्प्लॉइज हम हायर कर रहे हैं फिक्स सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, हमें एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ रही है, लेकिन एम्प्लॉइज को अगर हम पैसे दे रहे हैं मंथली बेसिस पे और इस चीज से लिंक नहीं है कि उन्हें कम यूनिट्स बनेंगे तो कम पैसे देंगे, ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल कम यूनिट बनाएगा कम देंगे ज्यादा देंगे, अगर एम्प्लॉय की सैलरी इन यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है तो एम्प्लॉय की वो सैलरी हमारी फिक्स होगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय की सैलरी यूनिट्स की बेस पे, अकॉर्डिंगली यूनिट्स के साथ एम्प्लॉय की सैलरी वेरी करेगी। वो तो ऑफकोर्स अगर आप ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए एम्प्लॉइज की जरूरत है, लेकिन एम्प्लॉइज को पेमेंट आप किस बेस पे करते हैं, दैट विल डिटरमिन कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट। ठीक, जी एनी अदर क्वेश्चन जर्नलिस्ट? चलिए सर जी, नेक्स्ट थोड़ी सी और डिस्कशन आप बीच में रखना। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है हेडिंग की तरफ, मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन, methods of segregation of fixed cost method of segregation of fixed cost and variable cost from semi variable cost।
अगर हमें कोई मिक्स कॉस्ट मिले, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिले, तब हमने डिस्कस ये करना है कि उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हेडिंग जरा पढ़ के जरा ट्रांसलेट करने क्या करना चाहते हैं। हम मेथड्स पढ़ने लगे हैं जिन मेथड से क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में होता क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में मिक्स हुई भी है, तो उनको कैसे अलग अलग किया जा सकता है। हमारी हेडिंग में वो मेथड्स अब आ रहे हैं। तो देयर आर टू मेथड्स। नंबर 1 हाइलो मेथड, इस सेग्रीगेशन के लिए नंबर 1 एक हाइलो मेथड इस्तेमाल होता है, और नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन मेथड। लीनियर रिग्रेशन मेथड का नाम कहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो क्योंकि आपने नाम ये सुना हुआ है, इसलिए इसको आपने दोबारा पढ़ना है एमएफए में। लीनियर रिग्रेशन मेथड जो है उसकी एप्लीकेशन इस कॉस्ट के सिलेबस में नहीं है, उसकी दोबारा एप्लीकेशन आएगी एमएफए में। तो मेथड्स दो ही हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के इस वक्त सिलेबस में सिर्फ कौन सा मेथड है, हाइलो मेथड। ये दोनों मेथड्स हैं किस लिए, पूरा बोलिएगा, पूरा बोला। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग करने के दो मेथड्स हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में से सिर्फ कौन सा डिस्कस करेंगे। और जो लीनियर रिग्रेशन मेथड है वो इसी एमएफए में है, ताकि थोड़ा सा भूल तो जाए पहले पुराना, आपको तो सारा ही याद है, तो लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ। दोबारा हेडिंग लिखें हाइलो मेथड। हाइलो मेथड क्या है, कैसे अप्लाई होता है, इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल का डाटा जरा लिखना है, मैं लिख रहा हूँ, आप भी करने नोट कर। लेट्स अज्यूम जनवरी 2021 वाले मंथ में यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 100, और यूनिट्स को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई सपोज 300,000। जनवरी 2021 वाले मंथ में जब हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो सपोज 300,000 रुपीस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई। बात समझ गए। नेक्स्ट मंथ में फरवरी 2021 में सपोज हमने 200 यूनिट्स बनाए और कॉस्ट इंकर हुई 4 लाख। मार्च 2021 में सपोज 300 यूनिट्स जब बने तो 500,000 कॉस्ट इंकर हुई। अब ऑब्वियसली कुछ जरूरी नहीं क्या ऐसा ऐसा हर महीने में प्रोडक्शन बढ़नी है, मैं डेटा बेस समझाने के लिए प्रोज्यूम कर रहा हूँ। सपोज अप्रैल में जब 400 यूनिट्स बने तो 600,000 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई। नोट कर लीजिए। ये जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी डाटा लिखते हैं से। यूनिट्स 100 हुए, 100 थे, फिर 200 हुए, 300 हो गए, 400 हो गए। क्या कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है जी, कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। बताइए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल। फिक्स्ड है या वेरिएबल है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल, ऐसे ही सर, इसी वजह से कह दिया।
जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखना, कंसंट्रेट प्लीज। लेट्स अज्यूम ये डाटा आपने जो लिखा आप नहीं काट सकते, आप काटिएगा भी नहीं, मतलब वैसे समझाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट करें ये फिगर्स इस तरह से होते हैं, 100 यूनिट्स बने तो 3 लाख कॉस्ट, 200 यूनिट्स बने 3 लाख कॉस्ट, 300 यूनिट्स बने, 400 यूनिट्स बने 3 लाख कॉस्ट। बताइए क्या है? क्या एक्टिविटी लेवल के चेंज हो जाने के बावजूद भी टोटल सेम है सर, तो सेमी वेरिएबल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही बताई है। अब ऊपर अगर ना भी लिखा हो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख भी दिया जाए, तब भी ये नीचे 3 लाख कांस्टेंट क्या बता रहा है आपको? ये फिक्स कॉस्ट। तो वो ठीक है, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस सेमी वेरिएबल ही होती है, लेकिन अगर डाटा आपको इस तरह से दिया हो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि शायद आपको सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट वाला एलिमेंट दिया। इज इट 100% फिक्स कॉस्ट है? इज इट 100% फिक्स है? कैसे पता चला? टोटल सेम एक्टिविटी लेवल के चेंज हो जाने के बावजूद कॉस्ट में चेंज अगर नहीं आ रहा तो वो कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाने के बावजूद चेंज नहीं होती सर? फिक्स कॉस्ट। इज इट 100% फिक्स? एक और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल ये डाटा इस तरह की बजाय कुछ इस तरह से हो जाए, 100 यूनिट्स बने 300,000 कॉस्ट, 200 बने तो सपोज 600,000 कॉस्ट, 300 यूनिट्स बने तो 900,000 कॉस्ट, एंड 400 यूनिट्स बने तो 1200,000 कॉस्ट। बताएं फिक्स है या वेरिएबल है? क्या ये फिक्स तो नहीं है? अब फिक्स क्यों नहीं है? इसका टोटल सेम है तो फिक्स तो ये नहीं। क्या ये वेरिएबल है? अब असल में वेरिएबल कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसका पर यूनिट फिक्स रहता है, पर यूनिट सेम रहता है। तो कैलकुलेटर प्लीज पकड़ना, वैसे वर्किंग शायद मुश्किल नहीं है लेकिन प्लीज किया करें। 3 लाख को अगर 100 से डिवाइड करें तो आंसर 100 से डिवाइड करके 3000 रुपीज पर यूनिट आ रहा है। यही वर्किंग जरा रिपीट करें सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में 12 लाख डिवाइड बाय 400 करें तो हर लेवल पे अगर पर यूनिट सेम आ रहा है तो इट इज एन इंडिकेशन दैट दिस कॉस्ट इज 100% वेरिएबल। ये 100% तक असल में पहुंचना है। अगर अमाउंट्स का टोटल सेम है 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? 100% फिक्स कॉस्ट। और अगर पर यूनिट सेम आ रहा है हर जगह पर यूनिट सेम आ गया तो इट इज एन इंडिकेशन दैट दिस कॉस्ट इज 100% वेरिएबल। अब अपना जरा डाटा लिखे देखें जो आपने लिखा, बताएं वो फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल सेम नहीं है, क्योंकि टोटल सेम नहीं है। अब वो वेरिएबल भी क्यों नहीं है? पहले लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 3000 डिवाइड बाय 100 3000 बनता है, 3 लाख डिवाइड बाय 100 3000 पर यूनिट बनता है। सेकंड लेवल पे क्या बनता है? 2000 पर यूनिट बनता है। फिर 500 डिवाइड बाय 300 करेंगे अगर तो 16 समथिंग यूनिट रुपीस पर यूनिट बन जाएगा। और अगर 6 लाख डिवाइड बाय 400 करेंगे तो पर यूनिट भी सेम नहीं आ रहा और टोटल भी सेम नहीं है। टोटल सेम ना होना किस चीज की इंडिकेशन है? कि फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। पर यूनिट सेम ना होना किस चीज की इंडिकेशन है? वेरिएबल भी नहीं है। तो ना ये फिक्स है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? टोटल सेम नहीं है। ना ये एंटायरली वेरिएबल है, कैसे पता चला? पर यूनिट भी सेम नहीं है। तो फिर आखिर ये कौन सी कॉस्ट है? फिर ये मिक्स कॉस्ट। तो हमें कैसे पता चल सकता है कि कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? अगर टोटल हर एक्टिविटी लेवल पे सेम है तो फिक्स कॉस्ट है, अगर पर यूनिट सेम है तो 100% वेरिएबल है, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल मिक्स कॉस्ट। सही कंक्लूजन है? जी बेटा डेफिनेटली। देखिए मैंने आपसे कहा 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख लिखा हुआ, मैंने आपसे पूछा क्या ये फिक्स है?
आपका आंसर नो क्यों था? टोटल सेम नहीं है। फिर हो सकता है पर यूनिट सेम, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने इस तरह से लिखा था 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख एंड 12 लाख। बताएं क्या ये फिक्स है? क्या ये फिक्स कॉस्ट है? टोटल डिफरेंट है, फिक्स तो नहीं है। देन फिर क्या ये वेरिएबल है? आपने चेक किया, मतलब ऐसे तो नहीं है नहीं, फिर ये वेरिएबल भी नहीं। फिर हमने जब चेक किया तो क्या पता चला, हर लेवल पे पर यूनिट सेम आ रहा है। तो अब हमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, किसी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, ये है ही वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हर लेवल पे 3-3 लाख लिखा हो, हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं, वो है ही फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर ना पर यूनिट सेम आ रहा है ना टोटल सेम आ रहा है, फिर ये सेमी वेरिएबल है। फिर इंशाल्लाह भी हम कोशिश करेंगे कि सेमी वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल अलग हो। फिक्स और वेरिएबल अलग कब करना पड़ेगा? अगर मिक्स है तो, सेमी वेरिएबल है तो, और अगर है ही फिक्स या है ही वेरिएबल तो हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं। जी एक पॉइंट पे यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितना, फाइनल कॉस्ट, तो बेटा इसका मतलब एंटायर वेरिएबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मसला है। क्या अभी हमने यही पढ़ा है सर कि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम होता है? तो सर जी पढ़ा है सर कि हमने पढ़ा है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता है। तो क्या बेटा हर एक लेवल पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मसला है, और वही मसला हमने इंशाल्लाह रिजॉल्व करना। तो वापस में ओरिजिनल डाटा पे आ गए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। एंड फिर कंक्लूड कर दें व्हाई इट इज नॉट फिक्स, टोटल सेम नहीं है, व्हाई इट इज नॉट 100% वेरिएबल, पर यूनिट भी सेम नहीं। आइए जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश में लिखो। दिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज this manufacturing cost is neither fixed cost, neither 100% fixed cost, because total is not same, nor 100% variable cost, because per unit is not same. Therefore, it is semi-variable cost. This manufacturing cost is neither 100% fixed nor 100% variable. Therefore, it is mixed cost, semi-fixed cost या semi-variable cost. आराम से देख के दोबारा पढ़ लें, कोई कंफ्यूजन प्लीज अगर है तो उसी को रिजॉल्व करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज? जी सर। क्या नहीं सर जी मेरी बात सुनो, अगर 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं, तो फिर तो सर जी एक्टिविटी लेवल ही चेंज नहीं हुआ। और फिक्स कॉस्ट में आपने क्या लिखा? फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? जो एक्टिविटी लेवल के साथ वेरी ना करे। तो अब तो एक्टिविटी लेवल बदला ही नहीं है। अब अगर एक्टिविटी लेवल ही सेम और 3-3 लाख में लिखी जा रहा है तो एक्टिविटी लेवल तो अनचेंज ही है। अब यहाँ से क्या पता चला 3 लाख डिवाइड बाय 100, हर जगह अगर 3000 आ रहा है तो एक्टिविटी लेवल चेंज, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो एक्टिविटी लेवल चेंज होने के बावजूद सेम है। अगर एक्टिविटी लेवल सेम है और अमाउंट भी सेम है, फिर आप खुद काइंडली बताएं क्या है। आप उधर भी सिर्फ उधर ध्यान देखना, इधर भी तो देखें। उधर फिक्स लग रहा है लेकिन क्यों लग रहा है? आप इधर देखें क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल नहीं बता। अब अगर एक्टिविटी लेवल ही चेंज नहीं हुआ
तो बताइए फिक्स है या वेरिएबल है? अब कैसे पता चलेगा? अब पर यूनिट हर जगह सेम आ रहा, ठीक है। तो एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाने के बावजूद अगर कॉस्ट कांस्टेंट है तो फिर वो फिक्स्ड है। एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाने के बावजूद अगर कॉस्ट में वेरिएशन नहीं आ रही तो देन इट इज फिक्स्ड। और अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज आ रहा है कॉस्ट में तो देन इट इज वेरिएबल। और अगर दोनों एग्जैक्टली चेंज नहीं है, ना टोटल चेंज ना सॉरी 100% फिक्स भी नहीं है अमाउंट और पर यूनिट भी सेम नहीं है तो और एक्टिविटी लेवल भी बदल गया तो देन सेमी वेरिएबल, ठीक है। बात क्लियर होगी प्लीज? जी सर, अब आ जाए हमारा ये जो डाटा है इसमें एटलीस्ट हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो कॉस्ट दी हुई है 3 लाख 4 लाख 5 लाख और 6 लाख ये मिक्स कॉस्ट है। सबको सब सही है? सबको ये बात समझ आती है प्लीज? तब हमने इसे सेग्रीगेट बेटा करना है 3 लाख 4 लाख 5 लाख और 6 लाख को, इसमें फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। मेथड अप्लाई होगा लेकिन उस मेथड को अप्लाई करने से पहले कुछ जरा लॉजिकली कुछ और बातें जरा क्लियर करना। बोर्ड भी आपने देखा, मैंने छोटी छोटी कुछ वर्किंग सिर्फ आपको समझाने के लिए करनी है। मेरा नहीं ख्याल आपको लिखने की ऐसा जरूरत है, मतलब आप बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इस वक्त हमें नहीं पता कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख में फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वही हमने अलग करनी है। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन लेट्स अज्यूम कि अगर पहले 3 लाख रुपए में 100,000 फिक्स कॉस्ट है, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि 100,000 इसमें फिक्स कॉस्ट है या अज्यूम कर रहा हूँ? ये प्लीज अभी हमें नहीं पता, वो तो हम वर्किंग करेंगे तो आंसर पता चलेगा। लेट्स अज्यूम कि अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपीस में है तो क्या 4 लाख 5 लाख और 6 लाख जो नेक्स्ट अमाउंट्स आ रही हैं उनमें भी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीस ही होगी? अगर 1 लाख रुपया पर मंथ फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपीस में तो क्या वो 1 लाख रुपया 4 लाख 5 लाख 6 लाख में भी फिक्स कॉस्ट शामिल होगी? क्या एक्टिविटी लेवल बढ़ जाने के बावजूद फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहा होगा? अगर फॉर एग्जांपल 1,50,000 की फिक्स कॉस्ट है, 3 लाख में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है तो क्या वही 1,50,000 4 लाख में भी होगा, 5 लाख में भी होगा और 6 लाख में भी होगा? क्यों ऐसे होगा? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम है। अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख फिक्स कॉस्ट है तो 3 लाख में भी 2 लाख होगा, 4 लाख में भी, 5 लाख में भी और 6 लाख में भी, फॉर एग्जांपल। अभी हमें पता नहीं है, मैं जिस आपको कुछ बातें क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं इसका सेग्रीगेशन करना चाहूँ और लेट्स अज्यूम, प्लीज लेट्स अज्यूम कि 1 लाख फिक्स कॉस्ट है 3 लाख में। फुल कंसंट्रेशन से देखना है, बोर्ड भी देखना है। सही नजर आ रहा है प्लीज? जी सलमान, नहीं ज्यादा छोटा तो नहीं होगा? अगर इस 3 लाख रुपीज में 1 लाख फिक्स कॉस्ट है तो आप मुझे बताएंगे फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख ही होगी ना। 3 लाख सेमी वेरिएबल है तो इसमें फिक्स और वेरिएबल है। लेट्स अज्यूम अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है तो 2 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट होगी। 4 लाख में फिर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख ही होगी, तो टोटल सेम ही होगा। देयरफॉर फिर वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख होगी। अब आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखें, जब यूनिट 100 से 200 हुए तो कॉस्ट 3 लाख से बढ़ के 4 लाख हुई। कितने लाख का चेंज आया? 1 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो चेंज आया है, क्या ये चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के वजह से आया होगा? अब आगे फिगर्स देखनी है अब आपने। 1 लाख फिक्स कॉस्ट तो दोनों में कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट देखें, क्या वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख से 3 लाख कॉस्ट हुई है? तो ये जो 3 लाख से 4 लाख कॉस्ट हुई है और 1 लाख का डिफरेंस आया, ये 1 लाख का डिफरेंस
फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से आया होगा या वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से आया होगा, या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से आया होगा? जरा नेक्स्ट लाइन करवाएं। क्या 5 लाख रुपीज में भी फिक्स कॉस्ट 1 लाख की फिर होनी चाहिए? टोटल सेम, then what will be the variable cost in this for 5 lakh rupees? 4 lakh rupees. दोबारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तरफ देखें, 4 लाख रुपीज से 5 लाख रुपीज तक अगर हम आए तो कितना कॉस्ट में चेंज आया है? 4 लाख से 5 लाख कितना चेंज आया है? 1 लाख रुपए का फर्दर जो चेंज आया है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आया है या फिक्स कॉस्ट की वजह से आया है? वो कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो कौन सी कॉस्ट है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल कांस्टेंट ही रहती है? तो क्या ये जो चेंजेस आ रही हैं 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, ये चेंज वेरिएबल कॉस्ट की चेंज की वजह से आ रहा है या फिक्स कॉस्ट के चेंज होने की वजह से आ रहा होगा? एक लास्ट लाइन करवाएं जरा। 1 लाख इसमें भी होगा फिर, और फिर 5 लाख वेरिएबल कॉस्ट होगी। वंस अगेन 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख का चेंज किस कॉस्ट के चेंज की वजह से? टोटल कॉस्ट में चेंज वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आ रहा होगा। सबको क्लियर है प्लीज सर? लेकिन अब यहाँ जेहन में आपके सवाल आ सकता है कि ये 1 लाख तो मैंने अज्यूम किया शायद इसलिए ऐसा लग रहा है, तो क्या ये फिक्स कॉस्ट 1 लाख के अलावा भी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अब 5 लाख ना कह दीजिएगा, वो 3 लाख में हो नहीं सकती। चलो मेरे ख्याल इसमें लड़ाई हो जाएगी, मैं देखता हूँ। लेट्स से 50 साल नहीं, मतलब वो लड़ाई खतरा पड़ गया ना बेटा। 1 लाख है ना 50,000, जस्ट इस वक्त समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 50,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट विद इन दीज कॉस्ट। अगर 3 लाख में अब 50,000 है तो बताएं फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो 50,000। प्लीज जरूर कैलकुलेट करें। 4 लाख में फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? नहीं, 4 लाख में फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? अब फिक्स कॉस्ट सब सेम होगी, लेकिन फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3,50,000। अब दोबारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें, थर्ड कॉलम इधर से थर्ड। 3 लाख से जो 4 लाख में का चेंज आया 1 लाख का, क्या वो फिक्स के चेंज होने की वजह से आया या वेरिएबल? वेरिएबल 2.5 लाख से 3.5 लाख हुई है, तो वही जो 1 लाख का चेंज है वही टोटल कॉस्ट में है। तो टोटल कॉस्ट में एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आ रहा है। ये मैं आपके साथ दिखाना चाह रहा हूँ। कंप्लीट करवाएं जरा सारा। 50,000 हो जाएगा, फिर इधर कितना हो जाएगा? अब खुद आप लिंक करें जरा। 4 लाख से 5 लाख, और उधर 3,50,000 से 4,50,000। 1 लाख का चेंज क्यों आया? फिर 50,000 एंड देयरफॉर 5,50,000। क्या दिस चेंज इन कॉस्ट, अब लास्ट मेरे वर्ड गौर से सुना, क्या दिस चेंज इन कॉस्ट is only due to the change in variable cost? Only due to change in variable cost. एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ा है तो फिक्स कॉस्ट इनके अंदर नहीं बढ़ी होगी, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट के इजाफे की वजह से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इंक्रीज आया। कुछ क्लियर है प्लीज? अब अगर आप कोई नोट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने जगह नहीं छोड़ी। तो मेरे ख्याल इसको इस तरह लिखने के बजाय आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें, शायद इससे हेल्प हो जाए। नीचे आएगा the increase in manufacturing cost the increase in manufacturing cost as a result of change in activity, as a result of increase in activity is increase in manufacturing cost as a result of increase in activity is only due to increase in variable cost। चेंज की जगह ना सर इंक्रीज ही लिख के देखा हुआ,
फिर इसको वाइस वर्सा सेंटेंस भी बोलते हैं। इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट as a result of increase in activity level is only due to increase in variable cost. किसका इंक्रीज किस वजह से हुआ, क्या इंक्रीज हो जाने से? एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इंक्रीज आया है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज होने से। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर इसे डिक्रीज से पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर डिक्रीज आएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज होने की वजह से होगा। फिक्स कॉस्ट का टोटल विल बी सेम एट ईच एक्टिविटी लेवल। बहरहाल इंडिविजुअली खुद से पढ़ना, कोई कंफ्यूजन प्लीज लेके आगे नहीं चलनी। देख ले, मैं आपके सामने डाटा रख देता हूँ, आप अपना जरा सेंटेंस दोबारा पढ़ लेना। सेंटेंस रजिस्टर में से देखना, मैंने जो फिगर्स थोड़ी सी लिखी सॉल्व करके वो आपके सामने रख रहा। सोचने का आदत डालना। इस एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट ही ये नहीं है, इसलिए फिर वेरिएबल कॉस्ट कैसे ये आ गई? तो भजन लेट्स अज्यूम, इसका मतलब ना वो सही अजम्पशन है ना ये सही अजम्पशन। तो लेट्स अज्यूम कि अगर ये हो, मैंने बेटा इसलिए तो बार बार कहा, इसका मतलब फिर क्या हुआ? ना 50,000 फिक्स कॉस्ट है ना 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट कुछ और है। तो वही तो आप फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं वही सीधा लिख दूं तो फिर फायदा क्या होगा? तो वो सीधा नहीं ना लिखना है उसको। अब ये भी हो सकता है हम गैस करते रहे 1 से शुरू होकर लगे, लेकिन उसका फिर एक शॉर्टकट हुआ। तो वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। अगर सही फिक्स कॉस्ट होती तो फिर वही होना चाहिए था जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये मैंने अजम्पशन लेके तो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जो चेंज आता है वो वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने की वजह से आ रहा हो। ठीक जी, एनी अदर कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, वैसे क्लास का टाइम आप एंड का जरा ध्यान में रखिएगा, मैं कई दिनों से आपका टाइम सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो आप उसको नॉर्म ना समझ लीजिएगा। नॉर्म वही है, वो मैंने बल्कि काउंट किया हुआ है, वो कितने मिनट्स आपके वेस्ट हुए हैं। तो वो इंशाल्लाह अलग पे बहस करेंगे उस पर कभी। तो इस वक्त आप घड़ियां देखने से ये आदत ना इस वक्त डाल लीजिए, अभी 15 मिनट पर। बहरहाल प्लीज उस बहस को रहने दें, अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं कोई प्लीज। चले मेरे ख्याल चले फिर कल ही कंप्लीट कर, उधर चला गया। अच्छा, बुक्स का नहीं, मंडे तक बटन नहीं है। ये बुक काइंडली होनी चाहिए आपके पास, मिल गई लोगों को? काइंडली अवेलेबल करें यार एक आदमी, ताकि ये पेजी से भी जान पड़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने अपने कोई नंबर वगैरह भेजने शुरू किए? ठीक है इंशाल्लाह, बाकी कल पढ़ते। अभी कोई होमवर्क नहीं आज, इंशाल्लाह एक आध दिन में शुरू करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई मैसेजेस आए इसके एड्रेसेस के लिए? तो अपने एड्रेसेस सेंड कर दीजिएगा टाइम पे, ताकि आपको भी फिर डिस्पैच हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।